हेलो गाइस। तो आज हम वो पार्ट रीड करेंगे जिसमें सुधा की शादी होने वाली है और बारात आ चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं। शाम को बारात चढ़ी। सादी सी बारात, सिर्फ एक बैंड था। कैलाश ने शेरवानी और पजामा पहना था और टोपी। सिर्फ एक माला गले में पड़ी थी और हाथ में कंगन बंधा था। मोहर पीछे किसी और आदमी के हाथ में था। जयमाला की रस्म होने वाली थी, लेकिन बुआ जी ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारी लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है कि ब्याह से पहले भरी बारात में मुंह खोलकर माला पहनाए। लेकिन घूंघट के मामले में सुधा ने दृढ़ता से मना कर दिया था कि वह घूंघट बिल्कुल नहीं करेगी। अंत में पापा लेकर उसे मंडप में आए। घर का कामकाज निपट गया था। सब लोग आंगन में बैठे थे। कामनी, प्रभा, लीला सभी थी और एक और बाराती बैठे थे। सुधा शांत थी, लेकिन उसका मुंह ग्रहण के चंद्रमा की तरह निस्तेज था। मंडप का एक बल्ब खराब हो गया था और चंदर सामने खड़ा उसे बदल रहा था। सुधा ने जाते जाते चंदर को देखा और आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी और मुस्कुराकर फिर आंसू पोंछने लगी। कामनी, प्रभा, लीला तमाम लड़कियां कैलाश पर फप्तियां कस रही थी। सुधा सिर झुकाए बैठी थी। पापा से उसने कहा, बिंती को हमारे पास भेज दो। बिंती आकर सुधा के पीछे बैठ गई। कैलाश ने आंख के इशारे से चंदर को बुलाया। चंदर जाकर पीछे बैठा तो कैलाश ने कहा, यार, यहाँ जो लोग खड़े हैं इनका परिचय तो बता दो चुपके से। चंदर ने सभी का परिचय बताया। कामिनी, प्रभा, लीला सभी के बारे में जब चंदर बता रहा था तो बिंती बोली, बड़े लालची मालूम होते हैं आप। एक से संतोष नहीं है क्या? वाह रे जीजा जी। कैलाश ने मुस्कुराकर चंदर से पूछा, इसका ब्याह तय नहीं हुआ कहीं? हो गया, चंदर ने कहा। तभी तो बोलने का अभ्यास कर रही है। मंडप में भी इसीलिए बैठी है क्या? कैलाश ने कहा। बिंती झेप गई और उठकर चली गई। संस्कार शुरू हुआ। कैलाश के हाथ में नारियल और उसकी मुट्ठी पर सुधा के दोनों हाथ। सुधा अब चुप थी। इतनी चुप कि लगता था उसके होठों ने कभी बोलना जाना ही नहीं। संस्कार के दौरान ही पारस्परिक वचन का समय आया। कैलाश ने सभी प्रतिज्ञाएं स्वयं कही। शंकर बाबू ने कहा, लड़की भी शिक्षित है और उसे भी स्वयं वचन करने होंगे। सुधा ने सिर हिला दिया। एक असंतोष सी लहर सी बारातियों में फैल गई। चंदर ने बिंती को बुलाया, उसके कान में कहा, जाकर सुधा से कह दो कि पागलपन नहीं करते, इससे क्या फायदा? बिंती ने जाकर बहुत धीरे से सुधा के कान में कहा। सुधा ने सिर उठाकर देखा। सामने बरामदे की सीढ़ियों पर चंदर बैठा हुआ, बड़ा चिंतित सा। कभी शंकर बाबू की ओर देखता, कभी सुधा की ओर। सुधा से उसकी निगाह मिली और वह सिहर सा उठा। सुधा क्षण भर उसे देखती रही। चंदर ने जाने क्या कहा और सुधा ने आंखों ही आंखों में उसे उसका जवाब दे दिया। उसके बाद सुधा नीचे रखे हुए पूजा के नारियल पर लगे हुए सिंदूर को देखती रही। फिर एक बार चंदर की ओर देखा। विचित्र सी थी वह निगाह, जिसमें कातरता नहीं थी, करुणा नहीं थी, आंसू नहीं थे, कमजोरी नहीं थी। था एक गंभीरतम विश्वास, एक उपमहिम स्नेह, एक संपूर्णतम समर्पण। लगा जैसे वह कह रही हो, सचमुच तुम कह रहे हो चंदर? फिर सोच लो, इतने दृढ़ हो, इतने कठोर हो, मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो? क्या सारा सुख लूटकर थोड़ी सी आत्मवंचना भी मेरे पास नहीं छोड़ोगे? अच्छा, लो मेरे देवता। और उसने हार कर सिसकियों से सने स्वरों में अपने आप को कैलाश को समर्पित कर दिया। प्रतिज्ञाएं दोहरा दी और उसके बाद साड़ी का एक छोर खींचकर नथ की डोरी ठीक करने के बहाने उसने आंसू पोंछ लिए। चंदर ने गहरी सांस ली और बगल में बैठी हुई बुआ जी से कहा, बुआ जी, अब तो बैठा नहीं जाता। आंखों में जैसे किसी ने मिर्च भर दी हो। चंदर ऊपर गया तो देखा एक खाट पर बिंती औधी पड़ी सिसक रही थी। बिंती, बिंती, उसने बिंती को पकड़ कर हिलाया। बिंती फूट फूट कर रो पड़ी। उठ पगली, हमें तो समझाती और खुद अपने आप पागलपन कर रही है, चंदर ने रूधे हुए गले से कहा। बिंती उठकर एकदम चंदर की गोद में समा गई और दर्दनाक स्वर में बोली, चंदर अब क्या होगा? चंदर की आंखों में आंसू आ गए। वह फूट पड़ा और बिंती को एक डूबते हुए सहारे की तरह पकड़कर उसकी मांग पर मुंह रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन फिर भी संभल गया और बिंती का माथा सहलाते हुए अपनी सी सखियों को रोकते हुए कहा, रो मत पगली। धीरे धीरे बिंती चुप हुई और खाट के पास नीचे छत पर बैठ गई और चंदर के घुटनों पर हाथ रखकर बोली, चंदर, तुम आना मत छोड़ना। तुम इसी तरह आते रहना जब तक दीदी ससुराल से लौट कर ना आ जाए। अच्छा, चंदर ने बिंती की पीठ पर हाथ रखकर कहा, घबराते नहीं, तुम तो बहादुर लड़की हो ना। सब चीज बहादुरी से सहना चाहिए। कैसी दीदी की बहन हो,
बिनती उठकर चली गई। चंद्र लेटा रहा। उसके पोर पोर में दर्द हो रहा था। नस नस को जैसे कोई तोड़ रहा हो, खींच रहा हो। हड्डियों के रेशे रेशे में थकान मिल गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आई।